अध्याय 230 इतना करीब खोजा गया, फिर भी वह किसी को समझ नहीं पाए। अपने चाचा की मूर्ति से बात करते हुए भी वह लगातार हर कोने को छान रही थी, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। क्या ये संयोग है या कुछ और? जानबूझकर मैं असमंजस में क्यों महसूस करता हूँ? उसने विचार किया। उसकी नज़र तीव्र थी और उसने उस स्थान की ओर देखा जहां ओलिवर इस समय खड़ा था। टैप करें, टैप करें। जैसे ही वह ओलिवर की ओर चलने लगी, उसकी एड़ियां फर्श से टकरा गईं, जिससे वह घबरा गया। भले ही रसातल ऊर्जा उसकी रक्षा कर रही थी, अगर दानव उसके बहुत करीब आ जाता या उससे संपर्क बनाता तो वह निश्चित रूप से उसे खोज लेती। जैसे ही वह एबिसल गुंबद की ओर बढ़ी, मंदिर में एक आवाज गूंज उठी। मिस सेरा। आवाज मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक नए आगमन की थी, एक राक्षसी आदमी जिसने महिला के समान जिज्ञासु की वर्दी पहनी हुई थी, जिसका नाम जाहिर तौर पर सेरा था। ओलिवर का दिल अप्रत्याशित राहत से उछल पड़ा क्योंकि रुकावट एकदम सही समय पर आई। सेरा, जिसे टोका गया था, रुक गई, ओलिवर के चेहरे को छूने से मात्र कुछ इंच दूर। वह उस राक्षस की ओर देखने लगी जिसने उसे बुलाया था, और ओलिवर ने राहत की सांस ली और उसने भी नवागंतुक को देखा। उस आदमी के सिर पर लाल बाल थे, उसके लंबे धातु के सींगों के चारों ओर बिजली की चमक दिखाई दे रही थी, और नुकीले दांतों वाला एक मजबूत मुंह था। उसकी पीली पुतली विशेष लग रही थी। ओलिवर ने उनसे सूक्ष्म उतार चढ़ाव को महसूस किया। उसे एक नज़र में ही पता चल गया कि वे सामान्य आंखों की तुलना में अद्वितीय हैं। पीली पुतली रेगिस्तानी रेत के तूफान की तरह घूमती और मथती थी, जबकि उसका लाल फर कीड़े मकोड़ों से रेंग रहा था और गंदगी और मल से उलझा हुआ था। उसकी हृष्ट-पुष्ट भुजाएं नुकीले नाखूनों वाली उंगलियों में समाप्त होती थीं, और उसके पैर बकरी के आकार के थे, पैरों के बजाय काले खुर वाले खुर थे। अंत में एक मोटी पूंछ उसके पीछे आगे पीछे घूम गई। इसका सिरा नुकीले खोल के जुड़े हुए क्लब के आकार का था। संपूर्ण प्राणी हिंसा के लिए तैयार किया गया लग रहा था। ड्रोल। सेरा ने ओफेलिया और उसके चाचा के बारे में बोलते समय पहले जैसी कोई उत्तेजना नहीं दिखाते हुए बात की। ध्रुल नामक राक्षसी व्यक्ति ने कहा, हमने इसकी पुष्टि की है, शहर में जगह में उतार चढ़ाव हो रहा था। अब क्या? ये सुनकर ओलिवर रुक गया। आपकी इंद्रियां सचमुच असाधारण हैं, मिस सेरा। शहर से मीलों दूर होने के बावजूद इतने सूक्ष्म उतार चढ़ाव का पता लगाना। राक्षसी आदमी ने प्रशंसा के स्वर में कहा, क्या आपने कारण की जांच की? उसने पूछा। हाँ, वासोत के अनुसार किसी ने अवैध रूप से शहर में प्रवेश किया है। पीछे छोड़े गए हल्के निशान और गंध से ये निश्चित रूप से एक इंसान था। मैंने गंध का विश्लेषण किया, ये निश्चित रूप से एक नर मानव बच्चे का है। एक इंसान का बच्चा। सेरा ने भौहें चढ़ा लीं। हाँ, मिस, मुझे यकीन नहीं है कि एक इंसान का बच्चा इस तरह शहर में कैसे प्रवेश करेगा। मेरा मानना है कि यह उन शापित मानव कमीनों की योजनाओं में से एक है। चाहे कुछ भी हो, वे बिना किसी कारण के किसी बच्चे को यहाँ नहीं भेजेंगे। सेरा सोच में पड़ गई और पूछा, क्या तुम्हें इंसान मिला? ठीक है, वास्तव में मैंने गंध का पीछा किया और यह मुझे यहाँ तक ले आई, मंदिर के ठीक बाहर। गंध का कोई भी निशान पूरी तरह से गायब हो गया और अंदर मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने शांत आंखों से उसकी ओर देखा। हवा में तनाव घना था। ओलिवर को लगा कि उसकी नब्ज तेज हो गई है क्योंकि वह सेरा की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसका एबिसल लबादा उसे छुपाता रहेगा। उसमें पहले से ही एबिस ऊर्जा की कमी थी और वह चिंतित था। सेरा ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बिंदु तुरंत जुड़ गए और देखे जाने की अप्रिय भावना को अब समझाया जा सकता है। तो ये सच है कि एक इंसान छुपकर शहर में दाखिल हुआ है और एक बच्चा। मुझे शक है। लगातार नजर रखे जाने के बावजूद मैं उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सका। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कोई मानव बच्चा मेरी इंद्रियों को धोखा दे सके। शहर को सील कर दो। क्या उन्होंने हर कोने की जांच करने के लिए सेना भेज दी है? वासोत को भी खोज करने के लिए कहें, और मुझे लगता है कि आप गंध से धोखा खा गए हैं।
ये किसी बच्चे का नहीं हो सकता। इसके बजाय एक वयस्क मानव आदमी की तलाश करने का प्रयास करें, सेरा ने आदेश दिया। मुझे यकीन है कि यह एक बच्चा था, ड्रूल ने झिझकते हुए उत्तर दिया। जिस इंसान ने घुसपैठ की, वह काफी चालाक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसने जानबूझकर गंध के निशान छोड़कर और उसे एक बच्चे की गंध के रूप में छिपाकर आपको यहाँ लाकर पूरी तरह से धोखा दिया है। हम 3 जिज्ञासुओं में से 2 अब यहाँ हैं, जबकि वसोत अकेला है। यह अजीब नहीं होगा अगर मानव पहले ही दूर भाग गया हो। क्या? ध्रुव स्तब्ध रह गया। यहाँ तक कि सेरा की इंद्रियों को भी मानव ने धोखा दिया था, ये हास्यास्पद लग रहा था। सेरा उनका कप्तान था और तीनों में सबसे मजबूत था। इतना ही नहीं, वह अपनी पीढ़ी की सबसे प्रतिभाशाली राक्षसों में से एक थी। मुश्किल से कुछ ही लोग थे जो उसकी बराबरी कर सकते थे। वे सभी केंद्रीय आदेश द्वारा भेजे गए एक मिशन पर जिज्ञासु थे। वे सभी अपनी अपनी लीग में शक्तिशाली थे, अन्यथा वे जिज्ञासु नहीं होते। यदि सेरा की इंद्रियों को मूर्ख बनाने के लिए पर्याप्त मजबूत मानव ने घुसपैठ की थी, तो ये स्पष्ट था कि मानव कुछ गंभीर योजना बना रहे थे। क्या वे मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हैं? ओलिवर ने अपने सामने 2 राक्षसों को देखा, जो उससे चर्चा कर रहे थे और योजनाएं बना रहे थे। वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है। यह महिला, सेरा, बहुत सतर्क है। उसने अपने लिए चीजों को जटिल बना लिया। ओलिवर को बहुत अच्छा लगा कि यह इस तरह से हुआ। उनके लिए ऐसा सोचना और हाई अलर्ट पर रहना बेहतर था, जबकि जब वे काल्पनिक मजबूत आदमी का पीछा कर रहे थे तो वह गुप्त रूप से युद्धाभ्यास कर सकता था। सेरा की बातें तुरंत सुलझ गईं क्योंकि ध्रुव तुरंत वासोत वापस चला गया क्योंकि सेरा अकेली ही काफी थी। जैसे ही ध्रुव चला गया, ओलिवर की निगाहें चमक उठीं। वह जानता था कि उसके पास अपना अगला कदम उठाने के लिए सीमित समय है। अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचते हुए ओलिवर की आंखें घूम गईं। ये राक्षस बहुत चतुर थे। उन्होंने अंतरिक्ष के उतार चढ़ाव को महसूस किया था, जो एक सामान्य दानव के लिए सक्षम नहीं था। वास्तव में, अंतरिक्ष की अवधारणा ही अधिकांश लोगों के लिए अपरिचित थी, चाहे वे मानव हों या दानव, जब तक कि वे विशेष न हों। इसलिए किसी को ऐसी चीज के बारे में जागरूक होने के लिए, उन्हें या तो एक एरे मास्टर या एक उच्च रैंकिंग वाला व्यक्ति होना चाहिए। सेरा निश्चित रूप से खतरनाक था। वह अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर उसे खोजने के लगभग करीब पहुंच गई थी। कहानी खत्म। अलविदा।